जल्दी अपलोड हो। ओके, ठीक है। तो अब आयनिक बॉन्ड पे आते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले जो आपको इसमें याद रखना है, नाम ही पता चल रहा है आयनिक मतलब आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड between a metal and a non-metal ठीक है, the bond formed between a metal or non-metal by lose or gain of electrons is called ionic bond, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक तरह का बॉन्ड है जो कि एक मेटल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैसे बनता है, बाय लॉस लिखना चाहिए, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर इसी को लॉस और गेन नहीं लिखो, क्या लिखो, बाय कंप्लीट ट्रांसफर, बाय कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है। बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर मैं एक पॉइंट लिखूंगी कि द इंटरमीडिएट स्टेज इज आयंस एंड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात समझना क्या है कि एक आयनिक बॉन्ड जो है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना सारा दे देगा, दूसरा वाला गेन कर लेगा, ठीक है। बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीच का जो स्टेज होता है, जो इंटरमीडिएट मतलब बीच में, तो बीच में आयंस इसमें बनते हैं और उन आयंस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, दूसरा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तीसरा बीच में आयंस आते हैं और फिर वो दोनों न्यूट्रलाइज होके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण साथ में आ जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक कंपाउंड बन जाता है। अब इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स खैर स्कैन करके दे दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको अपने उसमें कुछ थोड़ा लिखना है तो आप लिख लो, 2 मिनट। चलिए तो अब देखते हैं। आप अगर नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, मैं स्कैन करके वैसे भी नोट्स भेजूंगी, ठीक है। तो ये भले मत लिखो, लेकिन जो अभी एग्जाम्पल्स बता रही हूँ या फिर कैसे बॉन्ड बनता है वो बता रही हूँ, तो वो आप नोट करना ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, मैंने कहा एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ठीक है। NaCl, Na क्या है, मेटल है, आप जानते हैं, ग्रुप 1 का है, एल्कली मेटल है। क्लोरीन हैलोजेंस ग्रुप 17 नॉन मेटल है, ठीक है। अब आप लोग ये सब जानते हैं। अगर मैं सोडियम को देखूं तो 11, क्लोरीन को देखूं तो 17, ठीक है। बार बार ब्लर हो जा रहा है,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखूँ, सोडियम क्या लिखूँगी 2 8 1, क्लोरीन का लिखूँ तो 2 8 7, ठीक है। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तभी तो ये मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें। इसको भी यही चाहिए कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा कि कहीं से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ताकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहेगा, वो गेन करके 8 यहाँ पे हो जाएगा एम शेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो +1, Na+1 चार्ज आ गया, ठीक है। और इसने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, तो यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब ये क्लोरीन बोलेगा कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है भाई, मेरे को तो चाहिए, तो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो इसने वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने निकाला वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब एक्सेप्ट करने के बाद इसको देखो, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन से क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। हाँ, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो प्लस चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है तो माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब आप कभी भी जानते होंगे कि क्या होता है कि जब एक प्लस ऑपोजिट चार्ज हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कभी भी अगर प्लस और माइनस साथ रखोगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। वैसे ही अगर मैग्नेट लोगे, आगे मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है फिजिक्स में, तो आप जानते हो कि अगर आप मैग्नेट का सेम पोल मतलब साउथ साउथ लाते हो तो रिपल्शन होता है, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट का लाओगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आप जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मैंने बताया था ना कि फोर्सेस देखो 2-3 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होता है एक, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। फिर चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और मास के बीच में, जैसे मान लो जो प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज़ होती हैं, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, करेक्ट। मैग्नेट और ग्रेविटेशन अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चार्जेस अगर होते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, अगर प्लस माइनस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। देखो, अगर ऐसे नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि सबसे स्ट्रांग जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है। इसके बाद आपका न्यूक्लियर फोर्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बाद आपका इससे होता है मैग्नेटिक, और सबसे वीक फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये 4 तरह के फोर्स फिजिक्स में होते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स आप बोलोगे मैम वीक कैसे होता है, पूरी ब्रह्मांड उसी पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। हम लोग अभी यहाँ पे हैं धरती पे, तो क्योंकि ग्रेविटेशन, तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स, जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे बताऊँगी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो उसके लिए मास बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअली 2 मासेस के बीच में है। अगर दो लोग बैठे हैं किसी रूम में, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे और आपके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा, मेरे और कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। बट क्योंकि पेन और मेरा मास बहुत कम है तो इसलिए वो फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो जो मास के बीच में फोर्स लगने के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए आपका जो मास होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए तभी वो एक्सपीरियंस हो पाएगा। क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए प्लैनेट जो भी है, चाहे स्टार है, चाहे सन है वहाँ पे, चाहे मून है, तो ये लोगों में ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए लग जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, है ना। तो ये वीकर फोर्स है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स छोटे से छोटे उसमें लगता है ना। तो ये एक ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है वैसे ही, ठीक है। चलो, तो एनीवेज हम पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब बताओ, एक प्लस है एक माइनस है, अगर अट्रैक्ट किया तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पास आते हैं इसके वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, और ये वापस न्यूट्रल होके कंपाउंड क्या बन गया, साथ में NaCl, अब ये साथ में है,
ठीक है, तो ये पूरा तरीका होता है क्या, आयनिक बॉन्ड बनने का। तो मैंने वही बताया कि डेफिनेशन पे आओ वापस, कि इट इज़ फॉर्म बिटवीन, एक आपको दिखेगा यहाँ पे मेटल, एक आपको दिखेगा नॉन मेटल। जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन बनाएगा। जो नॉन मेटल होता है वही जो लूज हुआ, जो मेटल ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एनायन बना देगा। ये जो स्टेज आती है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, क्योंकि ये जो है फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बीच में आयंस यहाँ पे बन रहे हैं। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच में, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज। हमने शुरुआत यहाँ से की थी, एक मेटल लिया था, एक नॉन मेटल लिया था। मेटल ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, जो लूज़ किया उसी को नॉन मेटल ने गेन कर लिया। गेन करने के बाद नॉन मेटल ने एनायन बना दिया, लूज़ करने के बाद मेटल ने कैटायन बनाया था। अब क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो बहुत स्ट्रांगली अगर पास रखे हुए हैं, ठीक है, हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण जो चार्जेस होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो जो कैंसिल होके और फाइनल क्या बन जाता है, इसको हम कहते हैं ये आपका कंपाउंड बन गया या मॉलिक्यूल बन गया, है ना, ये बन गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आपने शुरुआत की थी एक मेटल और नॉन मेटल से, लॉस और गेन ऑफ तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये होता है कि सपोज करो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पेन है, मेरे को इस पेन की ज़रूरत नहीं है, मेरे को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पेन को लूज़ करना है, तो किसी को अगर ज़रूरत है इस पेन की, तो मैं कंप्लीटली उसको दे रही हूँ कि ये तुम्हारा हुआ, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं, तुम इसको लेके जा सकते हो। ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इसने जो लूज़ किया ना, दूसरे वाले ने ले लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका कहलाएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोडियम 2-8 स्टेज में है और इसने जो लूज़ किया है वो क्लोरीन ने गेन कर लिया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम आगे देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, वहाँ पे शेयरिंग होगी, मतलब जो शेयर होगा वो उसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा, तो यहाँ वो अलग चीज़ है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि कंप्लीट ट्रांसफर से मेरा मतलब क्या था। तो डेफिनेशन पे वापस जाओगे तो मैंने यही कहा था कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस आर द इंटरमीडिएट स्टेज which are held together by electrostatic force of attraction to form a compound or a molecule। बात समझ में आई? फिर से सुनो, आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका कहलाएगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ। ठीक है, द इंटरमीडिएट स्टेज इज आयंस, ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन पॉजिटिव बनाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन वही गेन करके एनायन बना लेता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण न्यूट्रलाइज होकर एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर है बात? चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का हम जनरली चाहे ये हो चाहे कोई सा भी बॉन्ड जब बनाते हैं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है। ठीक है, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम पहला रूल ये होता है कि हम जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ कैसे इसको आपको लिखना है। तो एक तो तरीका जो हम लोग नॉर्मल लिख रहे थे, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिखा है। एक तो है आपका तरीका जो आप नॉर्मल लिखोगे कि Na जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप लिखोगे 281, तो -1 लिखा है मतलब ये लूज़ कर रहा है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया, Na+1। और क्लोरीन जो है 287, ठीक है, तो यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, Cl-1। फिर Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन हो गया और क्या बन गया, NaCl। तो ये नॉर्मल मतलब इसको ऐसे हम लिखते हैं। लेकिन अब मैं बताने जा रही हूँ, ये तो मैंने जो यहाँ लिखा उसी को मैंने ऐसे समराइज़ करके लिखा है, आपको बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें जो जिस तरीके से लिखना है वो क्या है, उसको कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, लुईस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर और एसिड बेस एंड सॉल्ट ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आगे देखेंगे। लुईस एसिड लुईस बेस भी होता है, आगे बताऊँगी। तो इन्होंने क्या बताया कि देखो जैसे जब हम लिखते हैं
तो Na के पास, ठीक है, आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे, मतलब मैं यहाँ पे कहीं भी डॉट बना दूँ कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाते हैं। तो मान लो Na है तो मैं इसके पास दिखा दूँ कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। याद रखना मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाऊंगी यहाँ पे। तो एक को डॉट दिखाओगे तो दूसरे को एस्ट्रिक आप दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि डिफरेंस समझ में आए, दैट्स ऑल, कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। फिर हमें इसको कंप्लीटली यहाँ से उठा के यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र कर देना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, यहाँ से आपका बन जाता है NaCl, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसके बाद अगर एक और स्टेप दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि अब ये Na+1 हो गया, करेक्ट, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन किसका दिखा, हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ये बन गया Cl, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, Cl-, और इनके बीच में हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ से बन गया ये स्टेप 2, और ये बन गया यहाँ से NaCl। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये जो पूरा होता है इसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में आता है, वैसे आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन अगर कभी आ गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आएगा, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो जनरली कोवलेंट बॉन्ड का आता है, ठीक है। तो इनकेस अगर आया तो आपको ऐसे ही दिखाना है। ये सब जनरली बोर्ड के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। बोर्ड मतलब आपके जो 10th बोर्ड होता है ना, तो उसमें पूछा जाता है ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस। आप में तो जनरली मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, और न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलो, तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल वैसे ही हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखना कि मैंने जब हम लोगों ने क्लोरीन में क्रॉस कंडक्ट क्यों लगा रखा, मतलब क्या, जैसे 7 इसमें बोल रहे हैं आप, वो है ना। हाँ बताइए। क्रॉस का मतलब क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन ही है सर, बस डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको डॉट दिखाया ना। डिफरेंट है, ये हाँ डॉट है, ये क्रॉस है। हाँ, क्रॉस है। तो जनरली आप कुछ भी बना सकते हो, आप डैश बना सकते हो, लेकिन जनरली डॉट और क्रॉस से दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि पता चले कि ये क्लोरीन का है और ये जो गेन हुआ है यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया है, ये दिखाने के लिए। अच्छा, ठीक है। और क्या मैं बोल रही थी अभी, हाँ, तो हमने जितने भी फॉर्मूले लिखने सीखे हैं ना लास्ट उसमें, तो वो जनरली आयंस के बीच में अगर आप देखो तो मैक्सिमम हम लोगों ने आयनिक, वो ट्रिक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो ट्रिक है। तो वहाँ पे से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसमें आयनिक है किसमें कोवलेंट है, ठीक है। चलो उसको आगे देख लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर मैं उस पर वापस आऊँगी। तो देखो अभी नेक्स्ट ले, आप लोग अब धीरे धीरे बनाना शुरू करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि देखो, चलो इसको पहले बना के देखते हैं। मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, करेक्ट। मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो इसके पास होगा 282। क्लोरीन को देखोगे अगर, तो क्लोरीन के पास है, मतलब उसका कन्फिग्रेशन है 287। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। 1 2 या 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो लूज प्रेफर करते हैं, और 5 6 या 7 होता है तो गेनिंग प्रेफर होता है, वहाँ पे वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, यही है करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूज हुए हैं, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी अगर क्लोरीन को मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाना है तो 2 क्लोरीन लगेगा। सही बात है ना, एक ये ले लेगा, दूसरा वाला ये ले लेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा जब ये दोनों के दोनों को लूज करेगा। सही है ना, ठीक है। ऐसे में तो मैम इसका एक बच भी जाएगा।
किसका अगर बचेगा? 2 से रिएक्ट नहीं करेंगे तो हाँ, तो वो हो ही नहीं पाएगा, वही तो कह रही हूँ मैं, तो फिर वो पॉसिबल वो बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक इसका बचना नहीं चाहिए, इसका दोनों लूज होगा तभी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो कोई कुछ ऐसा चाहिए जो या तो 2 एक्सेप्ट कर ले, जैसे ऑक्साइड होता है, अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो या तो ऑक्सीजन होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा दोनों, तो एक ही ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, या फिर अगर क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन चाहिए होगा, तब जाके मैग्नीशियम क्लोराइड बन पाएगा, नहीं तो एक क्लोरीन से तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन ही नहीं सकता। इसलिए याद करो, हम लोग जब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते थे तो हम लिखते थे MgCl2। तो हमने ट्रिक ये सीखा था, ठीक है। अरे यार ये आवाज आ रही है बहुत। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये सिर्फ एक ट्रिक है। हम यहाँ लिखते थे कि भाई Mg+2 है और क्लोरीन माइनस है, याद ट्रिक करो, तो Mg को मिलता था 1, Cl को मिलता था 2, क्रिस क्रॉस वाला मेथड जो सिखाया था, तो हम लिखते थे MgCl2, करेक्ट। मैंने कहा था कि ये सिर्फ मात्र एक ट्रिक है, ऐसा होता नहीं है, होता क्या है मैं केमिकल बॉन्ड में बताऊंगी, याद करो, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पे हम ये जो एक्सचेंज, ये क्रिस क्रॉस तो बस वैलेंसी का, मैं बोली कि वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी होता है। होता क्या है कि अगर मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। क्लोरीन क्योंकि सिर्फ एक एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए अगर 2 क्लोरीन आएंगे तभी मैग्नीशियम क्लोराइड बन पाएगा, तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए MgCl2 लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और दोनों की साथ में बॉन्डिंग हो रखी है, तब जाके ये बन पाया है। अब ये समझ में आएगा आपको, ये सिर्फ एक ट्रिक था, महज एक ट्रिक था कि क्योंकि वैलेंसी आपको याद रहती है तो एक्सचेंज ऐसे कर दो और लिख दो MgCl2 कि Mg को 1 मिला, Cl को 2 मिला, तो दिस वॉज अ ट्रिक। ऐसा होता कुछ नहीं है। होता क्या है देखो, होता ये है कि भाई मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर देगा। क्लोरीन इससे बॉन्ड तभी बना सकता है जब क्लोरीन की क्षमता हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, बट क्लोरीन ऐसा है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 क्लोरीन मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तभी ये एक इसको लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये लेगा, और तब जाके आपका बन पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यानी इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि देखो, मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 2 क्लोरीन आएंगे, अब दोनों क्लोरीन के पास 7 है ना, इसके पास भी 7 है, तो मैग्नीशियम अपना एक इसको देगा और एक इसको देगा। अरे यार, ठीक है, करेक्ट है। तो मैग्नीशियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 282, तो इसको दोनों लूज करने हैं ये, तब जाके इसके वैलेंस शेल में 8 आ पाता है। सिमिलरली क्लोरीन यहाँ पे सिर्फ एक ही ले सकता है, तो एक लिया इसने लिया और एक लेगा ये, तो ये भी एक गेन करेगा, ये भी एक गेन करेगा, तो फिर इसका 8 हो जाएगा गेन करने के बाद। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको जो बनेगा यहाँ से, तब जाके Mg किस में जाएगा? Mg+2 स्टेज में गया, और क्लोरीन जो है, दोनों क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 खुद के, एक मैग्नीशियम का। बात समझ में आ रही है? तब ये -1 इसका और -1 इसका, तो जब अट्रैक्शन भी होगा तो +2 कैंसिल करने के लिए आपको -2 चाहिए होगा, तो एक -1 इसका, एक -1 इसका, मिलके क्या हो गया? अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, चार्जेस ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट? MgCl2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो जो टोटल प्रोसेस है बनने का वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तीसरा आप लोग ट्राई करो, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप बोलोगे कि चलो अब मैं
फॉर्मूला लिखना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो आप तो क्रिस क्रॉस से ही करो क्योंकि वो ईजी पड़ता है, लेकिन होता क्या है, ये करने के लिए आपको पूरा ये करना पड़ेगा अगर बॉन्ड देखना है तो। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर है तो चलो मैं बना के देखती हूँ। मैं देखती हूँ कैल्शियम लिखा मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिखा। कैल्शियम का कन्फिग्रेशन होता है 2-8-8-2 20। ऑक्सीजन का होता है 2-6। अब ये आना चाहिए है ना, बहुत टाइम हो गया कन्फिग्रेशन लिखना तो अब आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं जाऊँगी सीधे पहले लेक्चर पे केमिस्ट्री के, जहाँ मैंने कहा था कि प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि पूरे जगह ये अब छोड़ने वाला है नहीं, ये आपका पीछा। केमिस्ट्री शुरू किया है तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलो कैल्शियम होता है 20 तो 2-8-8-2, ऑक्सीजन होता है 8 एटॉमिक नंबर तो 2-6। ठीक है, अब यहाँ से हमें मतलब सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रखना है। तो जब मैं इसका बनाऊंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कैल्शियम का होगा 2, और अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, बना दिया। अब मेरे को पता है कि इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है। यहाँ दिख रहा है मेरे को कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तब यहाँ टेंशन नहीं है। ठीक है, ये दो लूज करेगा, ये 2 गेन कर लेगा, तो ये बैलेंस है आपका ऑलरेडी। सही है ना, तो यहाँ पे फिर ऐसा नहीं है कि 2 या 3 चाहिए होगा, तो आपको ईजी है आपके लिए। तो आप क्या करोगे इसके बाद, आप सीधे यही दिखाओगे कि भाई देखो कैल्शियम ने 2 लूज करके क्या बन गया, Ca+2 बन गया, और जो इसने लूज किया था वो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे गेन कर लिया है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ दो ऊपर लिखाया है ये एक्चुअली कैल्शियम के है, जो मैं ऐसे दिखा दूं कि वो यहाँ आ जाएगा। ट्रांसफर कंप्लीट, ट्रांसफर। ठीक है, तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस अभी लिख रही हूँ, आगे चल के ये सब लिखूंगी नहीं मैं। सीधे बना के ट्रांसफ़र दिखा के कर देना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ लिखना मत भूलना, Ca+2 हो गया, और ये क्या हो गया -2। फिर +2 और -2 आपको पता है, एक कटायन है एक अनायन है, तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे दिखाना, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझना है। और क्या बन गया, CaO। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। हम लिखते हैं +2 -2 कैंसिल करके CaO लिख देते हैं। ठीक है, तो मैम एग्जाम में जैसे अभी ये दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाने के लिए, तो ऐसे पूरा नहीं, दिखाना पड़ेगा? अगर सिर्फ पूछेगा कि राइट द फॉर्मूला तो आपको चुपचाप सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अगर वो बोलेगा कि बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन करो या ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं दिखा दूंगी, एनसीईआरटी में है, जहाँ है कि ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O CaO ऐसे करके है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पहले आयनिक का बनाना है, तो आयनिक कैसे बनता है, कोवलेंट का कैसे बनता है मैं बताऊंगी, कोऑर्डिनेट का कैसे बनता है बताऊंगी। तो क्वेश्चंस हैं आपके, तो अगर वो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे कि बना के दिखाओ बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तब तक आप बनाओगे नहीं। तब तक आप डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस दिस दिस, तो सीधे फॉर्मूला लिखना भाई। ठीक है, कि अगर CaSO4 है तो ये तो लुईस हाँ ये लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ही है ना? क्या सर, सॉरी, लुईस, ये डॉट स्ट्रक्चर वाला ही है ना मैम? हाँ ये डॉट स्ट्रक्चर है, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ और फिर दिया है, तो फिर आपको डॉट स्ट्रक्चर बता के पूरा अच्छे से दिखाना है प्रॉपर, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे। और अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखने को बोलता है तो चुपचाप फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, क्रिस क्रॉस करके, वो ट्रिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब ये आप लोग ट्राई करो। आप चाहें, जैसे सपोज करो, अगर आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, तो मेरे को पता है इसका फॉर्मूला लिखना आता है कि मैं क्या करती हूँ, एल्युमिनियम इधर क्लोरीन इधर, हमने पढ़ रखा है ना, एल्युमिनियम का +3 क्लोरीन का -1, तो आप लिख लो ऐसे पहले AlCl3, आपको पता है कि ये बनेगा, गलत तो है नहीं ना, ये हमने ऐसे सीखा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। ये जो है ये ट्रिक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताया है कि ऐसे होता है, मतलब ऐसे करके शॉर्टकट में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप एल्युमिनियम क्लोराइड अगर लिखा है तो आप
चाहो तो पहले आप अपने दिमाग में ये फॉर्मूला आप बैठा लो कि AlCl3 यानी एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन बॉन्ड करेगा, और उसके बाद उसका डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लो, है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी पूरा करके देख सकते हैं, मतलब ऐसे जैसे क्या होता है कि जैसे ऐसे ही सिखाना चाहिए, लेकिन हम ट्रिक क्योंकि जानते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि देखो AlCl3 यहाँ बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही होता है AlCl3, है ना, करेक्ट, क्योंकि एल्युमिनियम +3 होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो क्रॉस किया AlCl3, मतलब ये होता है कि एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन बॉन्ड बनाता है। ये मैंने उस टाइम भी बोला था, और कैसे मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगी कि कैसे हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है, लेकिन होता है ऐसा, तो हमने ट्रिक से ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने का है, आपके दिमाग के लिए है, ये अपने दिमाग में फॉर्मूला बैठाने के लिए है कि जल्दी हो जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप बनाओ एल्युमिनियम क्लोराइड, लूज डॉट स्ट्रक्चर एल्युमिनियम क्लोराइड का बना के दिखाओ मेरे को, तो आप पूरा प्रोसेस बना के दिखाओगे कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं बोलता है लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना आता है। ठीक है, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए अगर मेरे को बोलता है लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी, तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं पहले इसका फॉर्मूला अपने दिमाग में ला लूँगी कि AlCl3 होता है, फिर अब मैं बनाऊँगी एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको अब ये चीज़ ये लिख लिया तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3 क्लोरीन आएगा, लेकिन ऐसे भी आपको पता हो जाएगा अगर आप ऐसे भी लिखते हो, क्योंकि एल्युमिनियम का आप जैसे ही कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 283 आएगा, सही है, 283 आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा, तो आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है यार, ये कितना ब्लर क्यों हो रहा है आज, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इसको दूर कर लेती हूँ ना, दूर रहता है तो उतना ब्लर नहीं होता है, पास से बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है। दिख रहा है ना सबको, तो मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, दिखेगा। ठीक है, तो AlCl3 में हम जानते हैं कि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। क्लोरीन आप बनाओगे तो क्लोरीन को आप जानते हो कि क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 होता है, ये आपको पता है, 287। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 लूज करना चाह रहा है, ये बस 1 गेन करना चाह रहा है, तो एक तो ये गेन कर लेगा, लेकिन और चाहिए होगा ना, तो 2 और है, तो यानी एक इसके अलावा और 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तो आप 2 और बना देना, एक यहाँ बनाना, एक यहाँ बनाना, और एक इसको दिखा देना, मतलब यहीं पे बनाया जाता है, ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, मैं जगह नहीं है जिस टाइम मैं इधर बना रही हूँ, तो एक क्लोरीन यहाँ इसको दे रहा है, एक यहाँ ऐसे दे रहा है। ठीक है, आप ऐसे क्रिस क्रॉस करके मत बताना, आप सीधे एल्युमिनियम ऐसे बनाना, और एल्युमिनियम जो है उसके पास ऐसे 1 2 3 है, एक क्लोरीन, ठीक है, 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, एक इसको गया, एक इसको गया, एक इसको गया, और इसके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे दिखाना, ऐसे नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई Al क्या बन जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा कि Al बन जाएगा +3, और क्लोरीन -1 क्लोरीन -1 क्लोरीन -1, इनके बीच में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, AlCl3, क्योंकि +3 और ये -3 एक 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 माइनस है ना 3 बार, तो -3 कैंसिल हो जाएगा और AlCl3 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। आपको ट्रिक भी पता है, तो आप पहले जो लिखा है उसका ट्रिक से आप फॉर्मूला देख लो, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन है, चाहे आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तभी भी पता चल जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग कट होता है, ये शॉर्ट कट होता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, अब कुछ दूं एग्जाम्पल्स, आप कर लोगे। ये ध्यान रखना कि आयनिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर तो हो ही रहा है, खैर आयंस इंटरमीडिएट बनते हैं और फिर कंपाउंड बन रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है ना, अब कुछ आपको दूं बनाने के लिए, कर लोगे, आप खुद से ट्राई करो, मैं 2 3 दे दो।
आपको सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर ओके। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम होगा के, ऑक्सीजन होगा ओ। आप जैसे ही कन्फिग्रेशन लिखोगे 2881, पोटेशियम 19 राइट, ऑक्सीजन 8 तो 2 6 करेक्ट। आपको दिख रहा है कि ये एक लूज़ करेगा और ये 2 गेन करना है इसको, 6 है ना, तो ये 2 गेन करेगा राइट। तो 2 गेन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे भी देखते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड है तो इसका अगर मैं फॉर्मूला ट्रिक से भी लिखूं तो K और यहाँ O, पोटेशियम होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2। ये हमने कर रखा है ना, पोटेशियम को मिलेगा 2, ऑक्सीजन को मिलेगा 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा K2O। ये हमने ट्रिक सीखा था। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा इसको एक, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये एक लूज़ करेगा और इसको 2 चाहिए, करेक्ट, मैंने यहाँ उल्टा बना दिया था सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसको 2 अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको यहाँ पे 2 पोटेशियम चाहिए होगा। तो वही यहाँ पे भी आ रहा है, देखो कि 2 पोटेशियम के साथ 1 ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है, और ये जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और इसको 2 चाहिए, इसका मतलब ये है कि 1 और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तभी तो यहाँ से 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों ये गेन कर लेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो जो हमारा ट्रिक था वो पहले आप लिख लो, K2O लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला लिखना आपको आता है अब। तो मैं क्यों इतना वो करूँ, मैं ऐसे देख लूँ कि भाई KO इसका चार्ज है, इस पोटेशियम होता है 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन की होती है 2 वैलेंसी, हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो 2 इसको मिलता है, मतलब कि यहाँ पे 2 पोटेशियम चाहिए होगा और 1 ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसका मतलब ये होता है, हम ऐसा क्रिस क्रॉस मेथड इसको कहा जाता है, कि ट्रिक है भाई, आप ऐसे जान लो कि फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखने वाला जब हमने लेक्चर किया था तो वहाँ सीखा था। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि भाई 2 पोटेशियम लगते हैं और 1 ऑक्सीजन, तभी फॉर्मूला K2O। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप देखो कि पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है जबकि ऑक्सीजन को चाहिए होता है 2, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम लगेंगे तब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, तभी बॉन्डिंग ये पॉसिबल हो पाएगी, तभी बॉन्ड बन पाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो बस इसका 1 हो गया, ऑक्सीजन का लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 इसका यहाँ आ जाएगा कंप्लीट ट्रांसफ़र और दूसरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको बनाओगे फाइनली तो आप ऐसे लिखोगे कि भाई ऑक्सीजन है और यहाँ 2 पोटेशियम +1 और +1, और ऑक्सीजन को क्या मिला है, जो दोनों थे ये पोटेशियम के हैं और यहाँ -2 है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, K2O।
ठीक है ना, कर लोगे स्टेप बाय, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोरॉन फ्लोराइड। बोरॉन, ठीक है, लिखोगे 2 3, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होता है वो लूज करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, लॉस होगा यहाँ पे। फ्लोरीन बनाओगे तो फ्लोरीन आप लिखते ही आपको पता चलेगा कि 2 8 7 सॉरी 2 7 सॉरी 2 7 9 होता है ना, तो 2 7, एक तो माइनस, ठीक है। हाँ, तो 2 7 करेक्ट। तो आपको ये देखते ही पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है, करेक्ट, इसका है 2 7। तो आपको पता है कि अगर 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं जिसको लूज करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए भी 3 फ्लोरीन चाहिए होगा, तभी तो ये तीनों एक एक ले पाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट होने चाहिए, तभी चार्ज बैलेंस हो पाएगा और फिर कंपाउंड बन पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इस बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसको देगा और तीसरा इसको लूज करेगा, सही है ना। तो जब आप बनाओगे बोरॉन तो बोरॉन +3 आ जाएगा, और फ्लोरीन यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, इन तीनों के पास अपने तो खैर हैं ही, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7, और एक एक जो आएगा वो किससे आएगा, बोरॉन से आएगा। तो B+3 हो गया, और ये -1 -1 -1, तो +3 -3 अट्रैक्शन होगा, और क्या बन जाएगा फाइनली, BF3, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, करेक्ट। BF3 में कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, ठीक है, आगे बताऊंगी, ठीक है। ये आयनिक भी पॉसिबिलिटी होती है बनने की, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है बोरोन फ्लोराइड में, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम। एक बार बताएं ये बोरॉन फ्लोराइड वाला। बोरॉन देखो, क्योंकि बोरॉन एल्युमिनियम, ठीक है, इसको हम लोग बोरॉन जो है ना वो एक जैसे मेटलॉइड होते हैं ना, वो होता है, जैसे हमने मेटलॉइड में वैसे जो देखा था, देखो ये है ना मेटलॉइड होता है बोरॉन, तो ये जो है मेटल की तरह भी एक्ट करता है, नॉन मेटल की भी तरह एक्ट करता है। तो जब ये मेटल है तो मेटल जनरली तो हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो BF3 जो होता है शेयरिंग भी होती है, तो कुछ ऐसा भी आप लोग को स्ट्रक्चर आपको BF3 का दिखता है। ये कोवलेंट बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने आयनिक में बता दिया तो चलो ठीक है, लेकिन जनरली क्योंकि ये एक मेटलॉइड है तो इसमें मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आपको याद है। तो ये मेटलॉइड है तो ये नॉन मेटल की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, जब फ्लोरीन के साथ स्पेशली होता है ना तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये वाला चांसेस कम ही होते हैं, चांसेस होते हैं कि शेयरिंग होगी बोरॉन, तो यहाँ पे शेयरिंग वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शेयरिंग होती है। अभी शेयरिंग वाला क्या है, तो ये मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड एक बार पे पहुँच जाने तो तब बताऊँगी। तो इसको ऐसा करना कि ये मोस्टली ऐसा नहीं ही बनता है, मोस्टली ये कोवलेंट बनेगा, ठीक है। तो वहाँ लिख लेना कोवलेंट बॉन्ड, और जब मैं कोवलेंट बॉन्ड बताऊँगी तो वहाँ पे आपको ये बताऊँगी, ठीक है। मेरे को भी ध्यान है कि बोरॉन क्या है, देखो मेटलॉइड है, और मेटलॉइड का अगर नॉन मेटल के साथ कोई बॉन्ड बनेगा ना तो वो कोवलेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो जनरली 2 नॉन मेटल के बीच में बनता है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो जब बोरॉन इज़ अ मेटलॉइड, राइट, हमने पढ़ा था, तो ये जब भी नॉन मेटल्स के साथ ये लोग बॉन्ड बनाते हैं ना ये सारे, तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इन लोगों का आपस में जो भी बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स का, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसको लिख लेना कोवलेंट बॉन्ड, और ये नेक्स्ट में मैं बताऊँगी कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है, ठीक है, ये गलत नहीं है ये भी, क्योंकि बोरॉन मेटल भी मतलब मेटलॉइड है तो मेटल की तरह भी बिहेव करता है नॉन मेटल, लेकिन मैक्सिमम जो आप नेचर में एग्जिस्ट करता है वो ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कोवलेंट वाला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करेक्ट। तो आप इसको कोवलेंट ही लेके चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऐसा ही कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है, इसमें ऐसा बहुत कम होता है, करेक्ट, ठीक है। और रीज़न ये है कि बोरॉन इज़ अ मेटलॉइड, और जब ये फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन खुद एक नॉन मेटल है, तो ये भी नॉन मेटल की तरह इसके साथ बिहेव करता है,
ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं इसको वापस आऊँगी तो कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ लेंगे ना तो ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों और कैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, वहाँ लिख लेना ज़रूर कि कोवलेंट बॉन्ड वहाँ बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। ये भी गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है BF3 का वो ये होता है। यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग भी होती है, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। दिमाग से निकल गया था, मैंने इसमें दे दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल और नॉन मेटल का होना ज़रूरी है, एक मेटल होना चाहिए, ठीक है, एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। तो जब आप लिखोगे सोडियम सल्फाइड, ठीक है, तो हमने लिखा 281, सल्फर का होता है 286। लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि 2 सोडियम लगेंगे तब जाके इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है, 2 और चाहिए, ये सिर्फ एक दे सकता है, तो एक ये दे देगा और दूसरा ये दे देगा। तो अब आप देखोगे तो ये Na+ और Na+ हो जाएगा 2 बार, और सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन किया वो, और खुद के 6 थे, तो 6 2 8 मिलके हो गए। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इन्होंने लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने 2 बाहर से गेन कर लिया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये खुश, ये भी खुश, बॉन्ड बन गया। चार्जेस, सॉरी यहाँ -2 लिखना पड़ेगा, सल्फर के सल्फाइड के ऊपर -2, +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा कंपाउंड फाइनली Na2S, ठीक है ना। 2 सोडियम लगेंगे सल्फर के साथ बॉन्ड होने के लिए। और इसको जब हम ट्रिक से लिखते थे तो ऐसे लिखते थे कि सोडियम सल्फर, सोडियम का +1 होता है, सल्फर का -2 होता है, क्रिस क्रॉस कर लो, Na को मिला 2 और सल्फर Na2S, ऐसे लिखते थे। तो ये तो ट्रिक है लिखने का तरीका, मतलब जो हो रहा है एक्चुअली वो ये हो रहा है कि भाई सल्फर को 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन और सोडियम 1 दे सकता है, इसलिए 2 सोडियम लगते हैं सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा मैं सीधे +2 और -3 लिखने वाली थी। तो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आएगा 282, नाइट्रोजन लिखोगे तो आएगा 25, सही है ना। मैग्नीशियम 12 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। अब तो अब देखोगे, बोलोगे अब क्या करें भाई साहब, यहाँ तो ये 2 लूज करेगा, ये 5, इसको 3 चाहिए, है ना, तो बैलेंस कैसे करूँ मैं, क्या करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप जो है या तो फिर वही ट्रिक से फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद निकाल लो, या तो आप जब ऑड नंबर आता है ऐसा, ठीक है, कि जब आपको यहाँ 5 है, ठीक है, इन लोगों का तो इसको 3 चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट से देख लो ना कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ 2 लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं नाइट्रोजन 2 करती हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं नाइट्रोजन को 2 लेती हूँ, अगर 2 नाइट्रोजन यहाँ आएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, 2 2 4 2 6, तो 3 मैग्नीशियम 2 नाइट्रोजन होगा। इतना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ट्रिक ऑलरेडी पता है। तो आप क्या करो, जो हमने ट्रिक पढ़ रखा है उसका इस्तेमाल करो। मैग्नीशियम होता है +2, नाइट्रोजन होता है -3, ये सबको पता है, वैलेंसी सबको पता है ना। अब अगर अभी भी नहीं पता है तो फिर तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम वैलेंसी होती क्या है, देखो वैलेंसी होती क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने होते हैं वही वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम का आप यहाँ खुद बता रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सही है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो वैलेंसी तो आपको पता है ना। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और नाइट्रोजन की है -3, क्योंकि वो गेन करेगा 3। तो या फिर ऐसे बोलो कि मैग्नीशियम 2 है, नाइट्रोजन 3 है, तो क्या करते हैं हम, क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो Mg को मिला 3 यानी 3 मैग्नीशियम लगेंगे, और N को मिला 2 यानी 2 नाइट्रोजन लगेंगे।
तो ये ट्रिक यहाँ काम आता है। जब ऐसे आते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई कितना लगाऊं कितना लूं, तो आपको ट्रिक और फॉर्मूला कैसे लिखना है ऑलरेडी इसीलिए पहले बताया मैंने कि आप कोई सा भी फॉर्मूला पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको पता हो कि हाँ ऐसे है। ठीक है ना? तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो कितना मैग्नीशियम और कितना नाइट्रोजन लगेगा ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से बता सकते हो, क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखना ऑलरेडी सीख रखा है। आप इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन का जब वैलेंसी लिखोगे तो आपको पता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो आपको ऐसे भी पता चल रहा है कि अगर आप इसको 2 लोगे तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने के लिए यहाँ पे 6 आ जाएंगे, अगर इसको 3 ये आएगा तो 3 दूनी 6। ऐसे नहीं करना है, कोई बात नहीं, छोड़ो, आपने ऑलरेडी देख रखा है, आपको पता है कि हम वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं। ट्रिक है आपका कि मैग्नीशियम का आप खुद बोल रहे हो कि 2 है वैलेंसी तो 2 लिख दो। आप नाइट्रोजन का खुद जान रहे हो कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है, कोई म्यूट नहीं है प्लीज़ म्यूट कर लो 1 मिनट के लिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है उसी को इसकी वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसकी वैलेंसी 3 है। ये भी बता रखा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं तो वहाँ लॉस होता है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होते हैं तो गेन होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है वैलेंसी कितना है और याद अभी तक हो जाना चाहिए। अब हमने सीखा था क्रिस क्रॉस करना, कि क्रिस क्रॉस करा दो तो आपको फॉर्मूला मिल जाता है। mg को मिलता है 3 जो इसका होता है, मतलब यहाँ पे mg 3 लगेगा, नाइट्रोजन कितना लगेगा 2 लगेगा। ठीक है, ऐसे भी आप बोलो कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसको 3 से गुणा कर दो तो 6 आ जाएगा, और इसको आपको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसको 2 से गुणा कर दो तो 6 आ जाएगा। खैर छोड़ो, इतना दिमाग क्या, ऐसे करो, आपको पता है Mg3n आएगा, तो चुपचाप यहाँ पे 3 मैग्नीशियम बनाओ और यहाँ 2 नाइट्रोजन बनाओ। आपको पता है कैसे बनाना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ दिखाते हैं ना लुईस में, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसको 3 चाहिए, करेक्ट, तो 5 के बाद 6, 7, 8, इसको भी मिल गया, 5 के बाद 6, 7 और ये किसका 8। तो इस तरीके से हमने बना लिया इसको। तो यहाँ पे आप अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि यहाँ पे Mg, ठीक है, 3 मैग्नीशियम लगे +2 +2 +2, और नाइट्रोजन लगा 2 माइनस, तो 3 3 6 माइनस चार्ज है, 2 + 2 + 2 कितने हैं पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +6 -6, सही है ना। तो बेसिकली चार्ज बैलेंस करना होता है, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया Mg3, 3 मैग्नीशियम और साथ में 2 नाइट्रोजन। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है ना, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी को डाउट हो तो क्लास के बाद प्लीज़ ज़रूर पूछ लेना। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, आप चाहो तो बगल में अपना ट्रिक से फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो वहाँ पे आपको पता, चार्ज बैलेंस वाला चीज़ आपको पता चल जाएगा, कितना एल्युमिनियम लगेगा कितना ऑक्सीजन लगेगा। नहीं तो देखो 28326, अब ये जो है आपको पता है कि क्या है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये 3 लूज करना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है, यानी फिर से यहाँ पे जो इतना ये लॉस करेगा इसको इतना गुणा कर दो, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन चाहिए होगा और यहाँ पे 2 एल्युमिनियम चाहिए होगा। नहीं तो आप सीधे सीधे, आपको पता है कि ये आप क्रिस क्रॉस जानते हो, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, करेक्ट, ये पता है ना। ठीक है, तो एल्युमिनियम 3 लूज करता है तो एल्युमिनियम +3 होता है वैसे भी,
ठीक है। और ऑक्सीजन क्योंकि 2 गेन करता है तो -2 होता ही है, उसका वैलेंस ही होता है, आपको पता है, ये कर चुके हैं पहले भी। Al2O3, एल्युमिनियम को 2 मिल जाता है, ऑक्सीजन को 3 मिल जाता है, ऐसा हमने ट्रिक सीखा था। Al2O3 यानी 2 एल्युमिनियम लगेगा, 3 ऑक्सीजन लगेगा। अगर ऐसे नहीं अगर ये तो खैर ट्रिक से आपको बहुत आसान से क्लियर हो जाता है। नहीं तो ये भी देखो कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, और ये 2 गेन करेगा, तो बैलेंस करने के लिए जितना ये गेन करेगा उससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, और जितना ये लूज करेगा उससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, खैर चार्ज बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 प्लस आएगा चार्ज, और यहाँ पे भी 6 माइनस चार्ज आएगा, तो +6 -6 बाद में कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये 3 लगेगा और ये कितना लगेगा, 2 लगेगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए। अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो छोड़ो इसको, ऐसे लिखो, आप तो पता है, आपको ट्रिक पता है कि इसकी वैलेंसी 3 और इसकी, तो ये इधर आता है, ये इधर आता है, Al2O3 हो गया, 2 एल्युमिनियम लगे, 3 ऑक्सीजन लगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोबारा बताऊं? देखो, अगर ट्रिक से कर रहे हो तो आसान है, ठीक है, आपको ऑलरेडी ये लिखने आता है। नहीं तो यहाँ देखो कि चार्ज आपको जनरली क्या होता है, चार्ज बैलेंस करना होता है, जब कैटायन अनायन बनेगा तो चार्ज बैलेंस करना होता है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2, पहले क्या था कि 2 कर रहे थे, 1 कर रहे थे तो ईजी था, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको क्या करो, चार्ज बैलेंस करने के लिए जितना ये लूज कर रहा है उससे इतना मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 हो गए, और ये जितना गेन, मतलब यहाँ पे जो इसका है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ताकि इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस हो जाए। यहाँ भी 6 आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 6 प्लस कैटायन बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एनायन बनेगा, 6 माइनस चार्ज आएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम कितना लगेगा, 2 जो इसका वाला है, और ऑक्सीजन कितना लगेगा, 3। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, छोड़ो मैम ये सब मत बताओ, तो आपको ट्रिक ऑलरेडी पता है। आपको क्या करना होता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी लिखनी होती है, वही चार्ज लिखना होता है, ऑक्सीजन का लिखना होता है क्रिस क्रॉस, तो क्रिस क्रॉस यहीं से आया है, तो एल्युमिनियम लगता है 2 और ऑक्सीजन लगता है 3। ठीक है, और आप वैलेंसी ऑलरेडी जानते हो कि जितना लूज और गेन होता है वही वैलेंसी होती है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रिस क्रॉस कर दो कि एल्युमिनियम 2 लगेगा, ऑक्सीजन 3 लगेगा। सीखा है ना कि एल्युमिनियम को 2 मिलता है, ऑक्सीजन को 3, तो Al2O3। चलो अब हो गया, अब बस बना देना है, जब वो फॉर्मूला लिखना आ गया तो बनाना बहुत आसान है। अब एल्युमिनियम का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 3 दिखा दो, इसका भी 3 दिखा दो, ऑक्सीजन का दिखाना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर ये जो है ये 1 गेन 2 गेन हो गया, इसका 8, ये 1 गेन 2 गेन हो गया, इसका भी 8, और ये बचा हुआ 2। तो अगर देखोगे तो सबके 8-8 कंप्लीट हैं, सबने 2-2, इसने 2 यहाँ दिए, ये 2 यहाँ गए, और ये 2 यहाँ गए, तो सबका हो गया बैलेंस। तो आ गया आपका एल्युमिनियम +3 2 बार, या फिर इसको 2Al+3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखूँ मैं, ठीक है, समझना, यहीं से एक और चीज़ बता दे रही हूँ, आगे चल के आएगा। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2, यहाँ 2 लिखने का मतलब होता है नंबर, ठीक है, 2Al+3, तो यहाँ मतलब कि 2 एल्युमिनियम है और सब पे चार्ज, यहाँ ऊपर चार्ज लिखा जाता है। ये 2 1 यहाँ तब लिखा जाता है जब बॉन्डिंग ना हो, मतलब सिंगल सिंगल एटम हो, या पूरा मॉलिक्यूल 1 2 3 गिनना होता है, तो ठीक है। ऑक्सीजन है यहाँ पे 3O-2, यहाँ 3 लिखने का मतलब है कि ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3 है। जब बॉन्ड बनता है तो हम ऐसे लिखते हैं, Al कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 3। ठीक है, अभी बॉन्ड बना नहीं था, अलग अलग थे, तो हम ऐसे लिखते हैं, फिर अट्रैक्शन होता है, फिर ये, तो आप ऐसे रहने दो भी, चलो ये आगे बताऊंगी, ठीक है, ऐसा करो, फिर कंफ्यूज हो गए फालतू। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कि हाँ एल्युमिनियम कितने हैं 2, ये बॉन्ड बनने की, ये वाली चीज़ एक बार सर ने, शायद किसी ने मुझसे पूछा है, ये जब मैं बता रही थी तो किसी ना किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये दिखाता है कि बॉन्ड बन चुका है, ये एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन ये है, यहाँ पे आपस में ये बॉन्डेड है, मतलब अट्रैक्शन से बॉन्डेड, तो Al2 ऐसे लिखते हैं और O3 ऐसे लिखते हैं। अगर मैं कहीं पे ऐसे लिखूँ, हाँ, और मैं अगर कहीं ऐसे लिखती हूँ, जब ये बता रही चैप्टर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था, और अगर मैं सपोज करूँ ऐसे लिखती हूँ 2Al2O3, इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का, क्या हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई मेरी,
बीच बीच में मेरा फ़ोन गर्म हो गया। दिक्कत होता है ना, दिमाग खराब। अपडेट कर फ़ोन माइट नॉट बी रनिंग। आप लोग को स्क्रीन आ रही है क्या? वीडियो आ तो रही है मैम, लेकिन ऐसे मेरे में ब्लैक हो गई पूरा। वीडियो तो मैंने पॉज कर बीच दिया। में हुई थी मैम। अच्छा हुई है। अगर देख लो यूट्यूब रिकॉर्डिंग पॉज किया, लेकिन फोन में एक आधी चीज़ चलने लगती है ना, तो ये भी होता है। वाला अपलोड हुआ ना, वो stop किया था, बट मैंने रुक जाओ यार, एक रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग में ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 Al2O3, इसका मतलब ये है कि Al2O3 Al2O3 की संख्या वहाँ पे ऐसे 2 है। अगर मैंने ये लिख रखा है ना 2 Al2O3 कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हम कोई चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर मैंने लिखा है 2 सोडियम, मतलब सोडियम एटम कितने प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट है कहीं पे, रखे हुए हैं। अगर Al2O3 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि Al2O3 मेरे को 2 प्रेजेंट है। ये कहीं पे 2 रखा हुआ है किसी बॉटल में, कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट में ऐसे, ठीक है। ये Al2O3 ऐसे लिखते हैं, या फिर मान लो H2O मैं लिख रही हूँ, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ ऐसे क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे लिखा जाता है H2O, ठीक है। या फिर अब जैसे हमने देखा Al2O3, इसका मतलब ये है कि 2 एल्युमिनियम ने, ठीक है, बॉन्ड बना रखा है 3 ऑक्सीजन के साथ। फिर इनको साथ में लिखने का तरीका है कि आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो अगर किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल साथ में है, तो हम यहाँ पे उनका नंबर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जैसे H2O हो चाहे Al2O3 हो। और अगर आगे कुछ लिखा है 2 या 3, चाहे वो मॉलिक्यूल के आगे लिखा हो, चाहे वो सीधा सीधा एक एटम के आगे लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि उनका नंबर 2 है। 2 सोडियम के एटम है, 3 हाइड्रोजन H2O के पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 Al2O3 के मॉलिक्यूल्स हैं। जब एटम साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है भी बताऊंगी, चलो देखते हैं। अगर सिर्फ सिंगल एटम है तो सिर्फ Na या सिर्फ ये ऐसे करके लिखा होगा, तो हमेशा 2 3 ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। क्योंकि हीलियम वगैरह नोबल गैसेस कभी बनाते नहीं है बॉन्ड, तो आप कभी भी He2 यहाँ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि बॉन्ड बना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे यहाँ लिखूंगी कि 2 हीलियम के एटम या 3 हीलियम के एटम ऐसे। इसका मतलब ये है कि 3 हीलियम का एटम अलग 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 प्रेजेंट है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लो अभी हम लोग कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ना कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आगे मैं बताऊंगी क्यों, कैसे। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी H2 गैस या H2 मॉलिक्यूल, इसको बोलूंगी, ये मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है ये। क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये दोनों साथ में जुड़ चुके हैं, तब ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं लिख दूँ 2 हाइड्रोजन के एटम्स, कि 2 हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है कहीं पे, तो उसको मैं लिखूंगी कि हाइड्रोजन से अलग अलग प्रेजेंट है, बॉन्ड अभी नहीं बना है, 2 कहीं अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगी 2H, 2 हाइड्रोजन एटम। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। चाहे अब मैं मान लो सपोज करो मेरे को अगर अलग अलग लिखना है कि मैंने 2 हाइड्रोजन का एटम लिया प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम लिया, तो मैं ऐसे लिखूंगी, और जब ये मिले साथ में तो क्या बना दिया? H2O बना दिया। चाहे अभी तक हम देख रहे थे कि भाई सपोज करो एक मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड करने के लिए 2 क्लोरीन की ज़रूरत होती है, तो क्या बनता है साथ में मिलते हैं तो MgCl2। तो जब Cl2 यहाँ लिखा है, इसका मतलब कि मैग्नीशियम के साथ वो बॉन्ड बना के यहाँ पे 2 क्लोरीन रह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ऐसा MgCl2 बॉन्ड बना है। ये मतलब है ऐसे लिखने का। और 2 क्लोरीन मैंने लिया है, मतलब ये एक मैग्नीशियम के साथ अभी यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐसे हैं, अभी बॉन्ड बना नहीं है, ये लूज करेगा, गेन करेगा, प्रोसेस होगा, तब ये आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ठीक है। अब आपको जो सीखना है, ये तो हमने देख लिया, अब आपको जो सीखना है वो ये है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक, अब आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ बातें समझते हैं
ठीक है, वो देखते हैं। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फीचर्स बोलो आयनिक बॉन्ड के क्या है। तो पहला तो ये है कि आपको पता है कि इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अब ये थियरी पार्ट है, तो जो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को सर, जो भी म्यूट नहीं है, आवाज़ आ रही है थोड़ी सी। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है आयनिक बॉन्ड में, वो क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है आपके जो मैंने नोट्स हैं उसमें, अभी सिर्फ बता रही हूँ। इंटरमीडिएट स्टेज जो होता है वो आयंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसके लिए ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड जो बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड नहीं, इसको आयनिक कंपाउंड्स बोलना चाहिए। तो जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स मतलब जो आयनिक बॉन्ड होने के बाद जो बन रहा है, जैसे नमक NaCl बन रहा है, KCl बन रहा है, MgO बन रहा है, ये सारे जो होते हैं वो जनरली हार्ड सॉलिड्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम सॉलिड क्यों होगा, तो सॉलिड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप जानते हो कि जब जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स होंगे, एटम्स है ना छोटे छोटे, इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो बिल्कुल पास पास रहेंगे, और बहुत पास पास जब पार्टिकल्स होते हैं तो क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। जब थोड़े दूर होते हैं तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो गैस होगा। तो ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सारे एटम्स के बीच में, इसलिए जो कंपाउंड मिल के बनेगा वो जनरली हार्ड सॉलिड होता है। हार्ड या सॉफ्ट सॉलिड, मतलब सॉलिड ही होगा मोस्टली, मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शंस होंगे ऑब्वियसली, हर जगह होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आप देखोगे कंपाउंड ना, वो सारे के सारे सॉलिड उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा ये होता है क्योंकि इनका इंटरमीडिएट स्टेज आयंस होता है, इंटरमीडिएट स्टेज इनका क्योंकि आयंस होता है, तो इसलिए जब इसको आप क्या होता है पानी में डालते हो, या फिर ये खुद लिक्विड स्टेज में है, तो या तो आप इनको पानी में डालोगे, सब लिखा हुआ है बस समझा रही हूँ सुनते जाना, या तो जब आप पानी में डालोगे तो पानी में डालते ही क्या होता है, ये डिसोसिएट कर जाते हैं, ये डिसोसिएट कर जाएंगे, टूट जाते हैं वापस अपने आयंस में। जैसे सपोज करो मैंने NaCl लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएगा, ध्यान से देखना इसको, सिर्फ देखो सब लोग। NaCl को मैंने पानी में अगर डाला, ठीक है, तो ये वापस से टूट जाता है Na+ और Cl- में। इसका दो रीज़न होता है, एक तो क्योंकि आयन जिसमें बना था उसी में वापस टूट जाता है। इसका दो रीज़न होता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वो तोड़ देता है। इसको भी मैं आगे कोवलेंट बॉन्ड में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए इतना समझो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं, तो पानी में जाते ही ये क्या कर जाते हैं, अपने जो आयन इनका फॉर्म होता है उसमें टूट जाते हैं वापस। मान लो मैंने MgCl2 लिया, अब यहाँ ध्यान देना, MgCl2 जब टूटेगा तो मैग्नीशियम 1 मिलेगा, Mg+2 आयन 1 मिलेगा, क्लोरीन आयन इसके पास कितना मिलेगा बताओ, 2, क्योंकि क्लोरीन 2 था। इसको लिखने का तरीका होगा 2Cl-, मतलब कि Cl- 2 था, तो ये 2 अलग अलग Cl- मिलेगा। जब ऐसे लिखते हैं तो मैंने बताया कि यहाँ लिखने का मतलब ये है कि अभी ये बॉन्ड बना के है, जैसे ही ये टूटेगा तो ये 2 अलग अलग क्लोरीन आयंस मौजूद रहेंगे वहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। मैग्नीशियम कितना है, अभी भी मैग्नीशियम 1 ही, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 था। मान लो अभी अभी मैंने लिखा Al2O3, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, एल्युमिनियम का आयन कितना मिलेगा और ऑक्साइड का आयन कितना मिलेगा। ये जो ऊपर लिखा होता है कंफ्यूज मत होना, ये चार्ज होता है भाई। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था। गुड। तो ये जो ऊपर आता है इसे कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं, हमने शुरू से सब अच्छे से पढ़ रखा है ना। तो +3 या माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। तो जब ये टूटेगा वापस तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि बना कैसे था, पीछे जाओ कि 2 एल्युमिनियम +3 थे और ऑक्सीजन -2 था, 3, और आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो जब ये पानी में टूटते हैं तो पानी क्या करता है, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है, तो ये वापस से अपने आयन वाले फॉर्म में आ जाते हैं। पानी जो है वो खुद ही
पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे पानी में, बताऊंगी आगे ये, ठीक है। तो पानी जो है इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक कर देता है, तो यहाँ पे ये वापस अपने आयन फॉर्म में आ जाते हैं। तो आयन फॉर्म मैंने इसलिए भी यहाँ पे बार बार आयन वाला फॉर्म लिख लिख के बताया था, ताकि जब आप इसको तोड़ो तो आपको पता रहे कि इंटरमीडिएट आयन है, तो भाई आयन ही मिलेगा। देखो 2 एल्युमिनियम थे, 3 ऑक्सीजन थे। तो जब यहाँ पे टूटेंगे भी तो 2 एल्युमिनियम के आयन, तो यहाँ मैं आगे 2 लिख दूंगी क्योंकि एल्युमिनियम 2 अलग अलग मिलेगा, और ऑक्सीजन का आयन O-2 आयन ये 3 अलग अलग मिलेगा। तो मैं ऐसे तब लिखती हूँ जब ये टूट के अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं। जब इनको साथ ही कंबाइन करेंगे, जब इनके बीच में अट्रैक्शन आ जाता है, तो लिखने का तरीका ऐसे Al2O3, मतलब ये साथ में है, 2 एल्युमिनियम के साथ 3 ने बॉन्ड बना रखा है। जब टूट गए, किसी कारण पानी ने तोड़ दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तभी भी टूट जाता है ये, ठीक है, लिक्विड स्टेज में रहता है, तो ये भी आगे आएगा। तो तभी भी ये ऐसे आपको लिखना है। तो पानी में डालते ही, वाटर में डालते ही, वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, आगे आ जाएगा। अभी इतना समझो कि पानी जो है वो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, और ये टूट जाते हैं, अपने आयन वाले फॉर्म में वापस आ जाते हैं। बनते कैसे थे कि पहले यहाँ तक पहुँचते थे और फिर इनके बीच में, क्योंकि आयन से तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, पानी के कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, तो वापस से अपने आयनिक फोर्स में, आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो आपको तोड़ना आना चाहिए। अब आगे चल के जो मोल वाला चैप्टर आएगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे कि मैंने कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, तो बताओ मेरे को कितने मोल कैल्शियम के आयंस मिलेंगे, कितने मोल ऑक्सीजन के आयंस मिलेंगे। तो मोल निकालना पहले सीखना होगा, लेकिन आपको उसके लिए नंबर पता होना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, फिर आगे बना पाओगे। तो सब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ध्यान से इसको देखते जाना। मान लो AlCl3 ये पानी में डाल दिया, H2O, क्या होगा पानी में डालते ही अपने आयनिक फॉर्म में? कोई बता सकता है? एल्यूमिनियम एक, क्लोरीन 3। तो एल्युमिनियम एक, तो लिखोगे एल्युमिनियम, देखो इसमें एल्युमिनियम एक है ना, तो चार्ज के साथ लिखना Al+3 यहाँ मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, क्लोरीन -1 होता है। कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 3 है, ठीक है, करेक्ट। चलो अब मैं जिसको बोलूँगी वो बताएगा। कौन कौन है चलिए विजेंद्र सर आप ट्राई करिए, मैं देती हूँ, बताती हूँ। ये 2 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और एक आपका Na2S है। टूटेगा तो कैसे? Ca+2+O-2। तो ये सीधे सीधे एक एक हैं, तो एक एक ही मिलेगा। ये 2Na+ प्लस एक S-2। तो इस तरीके से ये टूटता है, ठीक है, करेक्ट। सल्फर पे आपको चार्ज पता ही है कि भाई -2 होता है, और ये जितना यहाँ नंबर, यहाँ जितने हैं वहाँ पे आगे इसको लगा देना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये फिर आगे आने वाला, ऐसा नहीं कि इसका यहाँ से ख़त्म है। मैं इसलिए इतना टाइम मैं क्यों लगाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आगे आने वाली होती है ये हर जगह काम आएगा भाई। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे, वहाँ पे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि एसिड है, एसिड को बोलेगा कि बताओ pH निकालना है, तो 2H+ आयंस कितने मिले, तो वहाँ पे H+ तोड़ना होगा, है ना। HCl है तो एक H+ और एक Cl- मिलेगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी नंबर 3। ये सब नोटेड है, आपको नोट्स में है, चिंता मत करो, आपको नोट्स मिल लेंगे, और एक तो मैंने दे ही रखा है, दूसरा भी मैं दे दूँगी। तो तीसरा था कि ये वाटर में डालते ही आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जिन आयन से ये बने होते हैं उसमें वापस डिसोसिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये हार्ड सॉलिड होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण ये इनका डेंसिटी बढ़ जाती है ना, पास पास होते हैं, तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज इनका आयंस होता है, चलो ये तो बताया। फिर चौथा आता है, चौथा प्रॉपर्टी ये होती है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और
लिक्विड, मोल्टेन और लिक्विड स्टेज। अब मोल्टेन और लिक्विड मतलब क्या है ये बताती हूँ। मान लो मैंने NaCl सॉलिड लिया, यहाँ S लिखा है मतलब सॉलिड, NaCl L लिखा है मतलब लिक्विड, ठीक है, और गैस G लिखा होता है मतलब गैस, बट NaCl गैस में, कोई म्यूट कर लो प्लीज़ अपने आप को जो भी अभी अनम्यूट किए थे। तो सॉलिड लिक्विड ऐसे है, ठीक है। मोल्टेन M लिखा है मतलब मोल्टेन। अब लिक्विड और मोल्टेन में अंतर क्या है? मोल्टेन होता है मेल्ट करना, मतलब पिघला देना। मैंने नमक लिया और उसको पिघला दिया, या फिर लोहा लिया उसको पिघला दिया। और एक होता है पानी में उसको डिज़ोल्व करना। तो जब पानी में घोलोगे तो लिक्विड स्टेज आ जाएगा। मतलब इस लिक्विड मतलब होता है कि पानी, वाटर के साथ, यहाँ वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, पानी डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो आपने एक तरीके से डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट मतलब होता है ना कि पानी डाल दिया है। मोल्टेन मतलब होता है पिघलाना, हीट से, टेम्परेचर से मेल्ट करना। तो टेम्परेचर से इसको आपने मेल्ट किया है, तो ये है मोल्टेन स्टेज। और सॉलिड आप जानते हो, जैसा नेचर में सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड स्टेट, कि उसमें कुछ मिलाया नहीं है, सॉलिड जैसा है वैसा है। तो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं है। अब सुनो, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है कि अगर मान लो मैं तार लेती हूँ, कोई कॉपर का तार लिया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड में जाते हैं। तार है तो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, ऐसे करंट जाएगा, तो करंट हम बोल रहे हैं फ्लो कर रहा है। तो जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके कारण करंट सॉलिड में ऐसे एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे प्योर मेटल की बात कर रही हूँ। जब आपने कंपाउंड बनाते हो, जब आप मॉलिक्यूल बनाते हो, तो आप क्या करते हो? हम न्यूट्रल कर देते हैं ना, जैसे चार्ज उसमें है नहीं। NaCl आपने बनाया, आपने MgCl2 बनाया, आपने CaO बनाया, तो ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में हैं। तो ये सारे के सारे बॉन्ड बना के सारा चार्ज कैंसिल हो रखा है। याद करो, पीछे जाके देखो, ये सारा चार्ज कैंसिल हो रखा है। KBr है तो ये सॉलिड बना है, तो ये सारे चार्जेस के कैंसिल हो रखे हैं। आयन वाला फॉर्म चार्ज कैंसिल होकर चिपक गया है, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो प्लस और माइनस कैंसिल होकर आपका कंपाउंड बन गया। तो इस स्टेज में आप क्या, कोई चार्ज प्रेजेंट है? तो चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्ज। लेकिन यही बात करूं मैं लिक्विड और मोल्टेन स्टेट की, तो इस स्टेज में जब आप इसको टेम्परेचर से पिघलाते हैं तभी भी, और जब पानी में डालते हो तभी भी क्या होता है? टेम्परेचर के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, तो यहाँ पे आयंस आपको मिलते हैं, चार्ज मिलता है। सिमिलरली पानी में डाला तो पानी के कारण क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो फिर से टूट जाते हैं। अभी अभी बताया कि टूट जाएंगे, अपने आयन वाले स्टेज में वापस आ जाएंगे। तो जब भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक मॉलिक्यूल जो बन गया एक बार, वो अगर वापस से अपने आयन वाले स्टेज में आ गया, तो अगर आप अब इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे ना, तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में, जनरली फिजिक्स में तो हम तार के जरिए करते हैं, केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर है इस पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक टर्म आता है, आगे आ जाएगा, चिंता मत करना। इसको किसी भी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दो, तो यहाँ तो तार से हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, यहाँ जो है इसको इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप कोई ना कोई आयनिक कंपाउंड लेके डाल दो, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड डाल दो, होगा क्या? ये पानी में डालते, इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि आपने लिक्विड स्टेज में इसको रखा है, तो डालते ही यहाँ पे ये आयंस में टूट जाएंगे, जो भी कोई सा भी आयनिक कंपाउंड डालो टूट जाएगा। और जो काम ऊपर तार कर रहा था, वहाँ पे ये चार्जेस ये काम करेंगे, इधर से इधर जाना, ये प्लस माइनस के पास प्लस जाएगा, प्लस के पास माइनस जाएगा, तो ये चार्ज का मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सर्किट कंप्लीट होता है, अभी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब आएगा, अभी बस सुन लो कि यहाँ पे जो सर्किट कंप्लीट होता है वो चार्जेस के कारण होता है, आयंस के कारण होता है। तो अभी के लिए इतना, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से, केमिस्ट्री में भी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम कल शुरू करने वाले हैं। तो हमें तो तार वाला जो फिजिक्स में पढ़ेंगे वो ड्यू टू, मतलब हम लोग सॉलिड, मतलब वायर और एल्युमिनियम में या कॉपर में या सिल्वर वायर, तो ये
जो होता है कंडक्टर्स में, तो वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब केमिस्ट्री लेते हैं तो केमिस्ट्री में जनरली हमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप कोई आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है ये पढ़ना होता है। तो ये डिटेल में दोनों पढ़ना है, तो चिंता मत करो, वहाँ समझ में आ जाएगा। हमें इस चैप्टर में क्या समझना है कि भाई इतना ही, अभी स्टार्टिंग है तो अभी इतना ही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने के लिए, स्पेशली इन केमिस्ट्री व्हेन यू टॉक अबाउट कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स नीड टू बी आयनिक एंड दे नीड टू बी इन देयर मोल्टेन या लिक्विड स्टेट। रीज़न बीइंग कि मोल्टेन और लिक्विड स्टेट में ही ये आयन अपने आयनिक फॉर्म में मतलब आयंस में होते हैं। सॉलिड में तो भाई न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, न्यूट्रल होते हैं कंपाउंड्स, नहीं तो करंट लगता ना छूने पे, तो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब आप उसको लिक्विड या मोल्टेन स्टेज में ले जाते हो तो वो टूट जाते हैं, टूटने के कारण प्लस माइनस अलग हो जाता है, और जब उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन चार्ज का मूवमेंट होने लगेगा, चार्ज के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सिंपल बनेगा कि बोलेगा कि बताओ सॉलिड स्टेट में जो होता है आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है, जबकि लिक्विड और मोल्टेन स्टेट में करता है। तो लिखोगे इसका, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। But you should understand that in solid state there is strong electrostatic force of attraction between the ions, due to which their charge is neutralized, the compound is neutral. Whereas in liquid and molten state the compound breaks into, the electrostatic force of attraction breaks due to high temperature or water, and the compound is broken back into the ion, or the compound splits, dissociates back into their ionic form. Due to these ions, there is, when a potential difference is applied, there is flow of charge, or due to this flow of charge electricity is generated, electricity is passed. तो इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। थोड़ा जल्दी बोल गई ना मैं, फिर से सुनो। इन सॉलिड स्टेट द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, in solid states the ionic compounds are held together with electrostatic force of attraction, ठीक है, and the charge between them is neutralized, they are in neutral state. Whereas in liquid or molten stage, due to water and temperature, molten है तो temperature, liquid है तो water, due to water or temperature the electrostatic force of attraction between the ions weak हो जाता है, weakens. Therefore the compound dissociates back into their ionic form. Due to this there is charge flow when a potential difference is applied. अब आपके पास चार्जेस हैं, प्लस माइनस है, तो जब आप बैटरी लगाओगे या पोटेंशियल डिफरेंसेस को कहा जाता है दोगे, तो अपने आप चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड में तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज फॉर्म में, न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण चार्ज बैलेंस हो रखा है। लेकिन जब वो मोल्टेन और स्टेट में आएंगे या फिर वाटर में रहेंगे, तो ड्यू टू वाटर या ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो बॉन्ड हो, जो अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक हो जाता है, जिसके कारण ये जो कंपाउंड है वो वापस से डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, और एक बार आयंस आ गए मतलब चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपका जो है ये हो गया कि आपको कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ मोल्टेन और लिक्विड स्टेज में। सॉलिड क्यों होते हैं? सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो एटम्स हैं वो बहुत पास हैं, तो इसलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पानी में डालने पे डिसोसिएट क्यों करते हैं? वही रीज़न है कि पानी के कारण, पानी खुद एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो वो क्या करता है, वीक कर देता है इनके बीच का बॉन्ड, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसलिए वो वापस से आयंस में टूट जाते हैं। अब बोलोगे कि मैम आप एक सेंटेंस बोल रही हो कि पानी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में पानी के बारे में पढ़ना है, बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया, और कुछ छूटा तो नहीं? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिसोसिएट हो गया। इनका स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि आयंस है तो फटाक से चिपकते हैं, तो कुछ भी रिएक्शन जो होता है वो बहुत हाई स्पीड से, अगर आयनिक कंपाउंड का कोई भी रिएक्शन कराओगे, अलग अलग रिएक्शन सभी आगे पढ़ेंगे, तो बहुत हाई रेट से होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है, बिकॉज आयंस हैं तो जल्दी
मतलब रिएक्शंस करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनका हाई होता है। और आई डोंट थिंक कुछ छूटा है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो कैसे बनते हैं, क्या होता है। अभी तो हम बनना सीख रहे थे, तो मैंने कहा कि पहला आपको याद रखना है कि सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पास रहेंगे, हाई डेंसिटी होगा, सॉलिड रहेंगे। लिखा हुआ आपके नोट्स में ये है, आपको जो दिया था रीज़न के साथ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। क्लास से पहले एक PDF छोटा सा है, 2-3 पेज का है, वो भेजा था, उसमें है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जब पानी में डालते हैं, वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, ठीक है। रीज़न ये है कि पानी जो है इनका फोर्स को वीक कर देता है, तो टूट जाते हैं वापस से। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक और है, हाँ एक और है, एक पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिर्फ किस में करेंगे, या तो मोल्टन स्टेट या तो लिक्विड स्टेट, सॉलिड में नहीं करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि ये पानी में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर। अब 2 अलग अलग चीज़ है समझना, डिसोसिएट इन वाटर और डिज़ोल्व इन वाटर, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। डिसोसिएशन मतलब होता है, या इस डिसोसिएशन को आयनाइजेशन भी कहा जाता है। तो आयनाइज होना या डिसोसिएट इन वाटर वो होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप पानी में डालोगे तो पानी क्योंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का वीक हो जाता है और वो टूट जाते हैं। तो ये है डिसोसिएट करना। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मैंने अगर NaCl को पानी के अंदर डाला, लिक्विड स्टेज में इसको डाइल्यूट किया, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है डिसोसिएशन, या फिर इसी को कहा जाता है आयनाइजेशन। कि पानी में डालने पे कोई चीज़ टूट जाए, इसी को कहा जाता है डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। टूटना मतलब अपने आयंस में, जिस आयन से ये बने थे, अपने आयनिक फॉर्म में वापस आ जाना, करेक्ट। तो ये है डिसोसिएशन जब आप पानी में डालते हो, कि जो कंपाउंड था न्यूट्रल था लेकिन वो वापस से अपने आयनिक फॉर्म में चला गया। डिसॉल्व करना मतलब होता है मैंने नमक लिया, NaCl लिया, पानी में डाल दिया और इसके अंदर पानी और नमक घुल गया, तो ये है डिसॉल्व, ठीक है। ये फिजिकल है, ये केमिकल है। मतलब यहाँ पे बस फिजिकली आप नमक को लेके पानी में चम्मच से ऐसे घुल जाओ तो क्या होता है, पानी में चारों तरफ मिल जाता है वो नमक, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप नमक को डालोगे तो नमक डिसोसिएट भी करेगा पानी में और डिसॉल्व, घुल भी जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे नॉर्मल सपोज करो चीनी है, चीनी को लिया और चीनी को पानी में मिला दिया, तो चीनी तो बिल्कुल पानी में घुल जाएगा, चीनी के पार्टिकल्स होंगे पानी में से घुल जाएंगे। लेकिन क्या चीनी टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। चीनी जो है वो पानी में जाके आयंस नहीं देता है, क्योंकि वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स का है ना, तो ये नॉन मेटल्स कार्बन वाला कंपाउंड में आता है चीनी, शुगर। तो ये डिसोसिएट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ घुल ज़रूर जाएगा। तो डिसॉल्व करना और डिसोसिएट करना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिसोसिएट मतलब होता है अपने आयंस, आयनिक कंपाउंड होते हैं वही डिसोसिएट कर पाते हैं, या पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो आगे बताऊंगी, अभी के लिए आयनिक पढ़ना तो आयनिक तक ही सीमित रखो। आयनिक कंपाउंड पानी में सारे के सारे टूटेंगे और पानी में डिसॉल्व भी करते हैं, ठीक है। डिसॉल्व करना मतलब क्या होता है, मैं समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि आपने कोई चीज़ ली और उसमें